Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.2 रीजंस फॉर वॉर। अब प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, उस युद्ध के कारण के बारे में आइए पढ़ते हैं। द रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर वन आर कम्प्लेक्स, although it was sparked off by a kind of incident which could have happened anywhere at any time. प्रथम विश्व युद्ध के कारण जटिल है, हालांकि यह युद्ध एक विशेष घटना के कारण प्रारंभ हुआ था जो कहीं भी किसी भी समय घट सकती थी। There was hostility between Serbia and Austria, during which Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of Habsburg Empire, was murdered at Sarajevo in 1914. This became the event which spiraled into World War One. अब देखिए, बोल रहा है सर्बिया और ऑस्ट्रिया में शत्रुता थी जिसके कारण हिप्सबर्ग साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड की 1914 में साराजीवियों में हत्या कर दी गई थी। यही घटना मुख्य कारण बनी जो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई। But why did one incident have such a devastating consequences as to finally lead the entire world into a 4-year war? अब देखिए, सवाल ये उठता है कि एक घटना के ऐसे विध्वंसकारी परिणाम क्यों हुए जिनके कारण अंततः पूरे विश्व में 4 वर्षों तक युद्ध चला। You have already read about the race for colonies in an earlier lesson, and how in the second half of the 19th century there was a full-fledged imperialist system in place. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के चैप्टर्स में पाठों में उपनिवेशों हेतु दौड़ के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में सेकेंड हाफ उत्तरार्ध में कैसे पूर्ण रूप से साम्राज्यवाद प्रणाली का स्थान बनाया उसके बारे में आप देख चुके हैं आगे के वीडियोस में। फॉर एग्जाम्पल, इन 1876 नो मोर देन 10% ऑफ अफ्रीका वॉज अंडर यूरोपियन रूल, बट बाई 1900 मोर देन 90% वॉज कॉलोनाइज्ड। उदाहरण के लिए 1876 ईस्वी में अफ्रीका का 10% से ज़्यादा हिस्सा यूरोप के शासन के अधीन नहीं था, परंतु 1900 ईस्वी तक वहां लगभग 90% से अधिक उपनिवेश बन गया। You have also seen that Germany had been left behind in this race, and now it began to feel that she too wanted her own colonies to rule over. आप आगे की वीडियोस में देख चुके हैं कि जर्मनी इस दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन उसने भी यह महसूस करना शुरू कर दिया कि शासन करने के लिए उसे भी अपने उपनिवेश स्थापित करने चाहिए। By 1914, these powers were ready to increase their own respective spheres of influence, to bring more areas under each one's control, and to have a larger share in the resources of the world. अब देखिए, 1914 तक ये शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने, अपने अधीन और अधिक क्षेत्र लाने तथा विश्व के संसाधनों में अधिक भागीदारी करने को तैयार थीं। As most of the world was already divided amongst them, each one could increase its own areas of control, economically or politically, only by reordering the world, or fighting each other to increase their own share at the expense of another. Though none of them thought in terms of a big war, yet potential for conflict was always there. ज़्यादातर विश्व इनमें पहले से ही बढ़ चुका था। प्रत्येक अपने अधीन वाले क्षेत्रों के आर्थिक तथा राजनीतिक नियंत्रण विश्व को पुनः व्यवस्थित करके बढ़ा सकते थे अथवा
दूसरे के खर्चे पर अपने हिस्से को एक दूसरे से लड़कर बढ़ा सकते थे। तथापि उनमें से किसी ने भी इतने बड़े युद्ध के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी संघर्ष की संभावना हमेशा रहती थी। They made short wars for gaining new territories from another country or to protect territories already under their control, and sometimes, in order to check a rival, they entered into alliances with another power. वे दूसरे देश में नए क्षेत्र प्राप्त करने अथवा पहले से अपने अधीन वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए छोटे छोटे युद्ध करते थे, और कभी-कभी वे अपने प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए दूसरी शक्ति का सहयोग करते थे। Bismarck of Germany entered into an alliance with Austria-Hungary in 1879, known as Dual Alliance, which became the Triple Alliance when Italy joined in 1882. जर्मनी के बिस्मार्क ने सन 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ सहयोग किया था, जो द्विपक्षीय सहयोग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 1882 में जब इटली इसमें सम्मिलित हो गया तो यह त्रिपक्षीय सहयोग बन गया। On the other side, France in 1894 made an alliance with Russia. In 1904, France made an agreement with Britain, and in 1907, Britain made an entente with Russia. This came to known as Triple Entente. अब देखिए, दूसरी ओर सन 1894 में फ्रांस ने रूस के साथ सहयोग किया, अलायंस बनाया। 1904 में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ करार किया और 1907 में ब्रिटेन ने रूस के साथ संधि की। यह त्रिपक्षीय संधि के रूप में जानी जाती है। The leaders of Europe thought these alliances would prevent war through a balance of power. In fact, what happened was that these alliances tied the countries together. When one country went to war, the other would have to get involved to help their ally. The rivalries and conflicts among the imperialist countries thus became the underlying causes of the war. अब देखिए, आगे बोल रहा है, यूरोप के नेताओं ने सोचा कि इन सहयोग के शक्तियों के संतुलन के माध्यम से युद्ध जो है वो रोका जा सकेगा। लेकिन अब देखिए हुआ क्या। वास्तव में यह हुआ कि इन सहयोग से देश एक दूसरे से बंध गए थे। जब एक देश युद्ध करता तो अपने सहयोग के दूसरे देशों को उसकी सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल होना पड़ता था। इस प्रकार साम्राज्यवादी राष्ट्रों में प्रतिद्वंदिताएं और संघर्ष इस युद्ध के मुख्य कारण बन गए। Nationalist movements were an important feature of the 19th century. राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। By the late 19th and early 20th century, nationalism also underwent a transformation. 19वीं की शताब्दी जो है उसके उत्तरार्ध लेट 19th और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद में भी परिवर्तन आया। In the advanced capitalist countries, it became linked with extending areas of control and increasing one's military strength. विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों में यह नियंत्रण के क्षेत्रों के विस्तार और उसकी सैन्य शक्ति के वृद्धि से जुड़ गया। The dominant perception was no longer one that came with the French Revolution and ideals of liberty, equality and fraternity. दबाव का बोध अब नहीं था। फ्रांस की क्रांति इसकी स्वतंत्रता, समानता और
भ्रातृत्व के आदर्शों से आई। These countries were also no longer concerned with the idea of popular sovereignty in a nation. ये राष्ट्र एक देश में प्रचलित अशून्यता के विचार से और अधिक नहीं जुड़ना चाहते थे। On the other hand, within multinational empires like Austria-Hungary and the Russian Empire, people wanted to free themselves and form independent nations, which all big powers were opposed to. दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस साम्राज्य में लोग स्वयं को मुक्त करना और स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करना चाहते थे। सभी बड़ी शक्तियां उसका विरोध करती थीं। The big powers therefore went in for an unprecedented arms race and building up of huge armies and navies. अब देखिए आगे क्या हुआ। इस प्रकार बड़ी शक्तियां अभूतपूर्व शस्त्रास्त्रों की दौड़ में लग गईं और उन्होंने विशाल थल और जल सेनाएं तैयार कर ली। Militarism became the main aspect of foreign policy. सैन्यवाद मिलिट्रिज्म विदेशी नीति का मुख्य पहलू बन गया। Domestic policies were aimed at increasing strength vis-a-vis other powers rather than the welfare of their own citizens. Mass media was made into a major tool. Newspapers played an important role in the spread of aggressive nationalism. घरेलू नीतियों का लक्ष्य अपने नागरिकों का कल्याण करने के बजाय अपनी सैन्य शक्तियों तथा सामर्थ्य को बढ़ाना था। जनसंचार मास मीडिया को इसमें मुख्य साधन बनाया गया। समाचार पत्रों ने आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In 1901, relatively few people were permitted to vote anywhere and women practically nowhere. सन 1901 में अपेक्षाकृत कुछ लोगों को कहीं भी वोट डालने की अनुमति दी गई और महिलाओं को व्यवहारिक रूप से कहीं भी वोट डालने की अनुमति नहीं थी। Most citizens therefore hardly had an influence on policy making of their governments. अब देखिए इससे क्या हुआ। अतः बहुत कम लोग ही अपनी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से प्रभावित होते थे। The governments were guided by the interest of capitalists and landlords, and under their influence they competed among themselves for increasing areas of control under them. सरकारें पूंजीपतियों और भूस्वामियों के हितों का ध्यान रखती थीं और इनके प्रभाव में सरकारें अपनी नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती थीं। Although ordinary people hardly had a stake in this competition, once the war broke out, people did come forward with support for their respective countries. हालांकि इस प्रतिस्पर्धा में आम आदमी की भागीदारी कम थी, फिर भी युद्ध प्रारंभ होने लगा तब लोग अपने राष्ट्रों की सहायता के लिए निकल पड़ते थे। The horrors of modern war were still not understood. It was the impact of war that made people reconsider the war and begin to demand peace. लोग आधुनिक युद्ध की विभीषिका को अभी तक नहीं समझ पाए थे। यह युद्ध का प्रभाव ही था कि लोगों ने इस युद्ध पर पुनर्विचार किया और शांति की मांग शुरू कर दी।